चलिए, हमारा जो 22वां प्रश्न है वो है, एक शिक्षक स्कूल की डांस प्रतियोगिता में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को वरीयता देता है। शिक्षक का यह व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 जेंडर समरूपता, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर संबद्धता, ऑप्शन नंबर 3 जेंडर पहचान और ऑप्शन नंबर 4 जेंडर पक्षपात। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्कूल प्रतियोगिता में, डांस प्रतियोगिता में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को वरीयता दे रहा है। यहाँ पे भेदभाव करने की बात हो रहा है। तो जहाँ पे भी भेदभाव करने की बात होगा, जहाँ पर जेंडर पक्षपात की बात होगा, जहाँ पर लगेगा नहीं यहाँ पर लड़कियों की उपेक्षा हो रहा है, लड़कियों की अवहेलना हो रहा है, लड़कों को वरीयता दिया जा रहा है या लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जेंडर भेदभाव या जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्या जो जेंडर पक्षपात इसका सही जवाब होगा, जेंडर पक्षपात। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगता है। पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगता है। 200 घंटे, 230 घंटे, 250 घंटे, 350 घंटे। क्या हो जाएगा सही जवाब, आंसर कीजिए आप लोग। तो पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को 250 घंटे लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो 250 घंटे लगता है पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो कितना लगता है यहाँ पे, 250 घंटे लगता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं जो चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। नंबर 1 उल्लू, नंबर 2 मैना, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 बाघ। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ का जो कान है वो चारों दिशाओं में घूम सकता है, जो चारों ओर की आवाज़ सुनने में उसकी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे जानवरों के नाम तथा उनके मारे जाने के कारण दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की पहचान करना है। तो इसका मतलब इसमें 3 सही होगा। कह रहा था नीचे जानवरों के नाम तथा उसके मारे जाने का कारण दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, चीता को उसके त्वचा के लिए मारा जाता है और मृग को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है, ये तीनों सही था। लेकिन गेंडा को उसके मांस के लिए नहीं मारा जाता है, गेंडा को उसके सींग के लिए मारा जाता है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही जवाब, जो गेंडा हो जाएगा। ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, जो गेंडा को उसके मांस के लिए मारा जाता है, ये गलत जवाब है। ठीक है, बाकी ऊपर का तीनों सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो सिंकोना पैर की छाल से कौन सी बीमारी की दवा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 हैजा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चिकनगुनिया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो सिंकोना पैर की छाल से जो दवाई बनाई जाती है वो मलेरिया रोग की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई सिंकोना पैर की छाल से बनाई जाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन 3 है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। क्या उद्देश्य नहीं है ये पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बाकी ऊपर का तीनों
उद्देश्य पर्यावरण पढ़ाने का है जो बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। जब बच्चे को खोजने की क्रियाओं में लगाएंगे तो बच्चा क्या होगा, सक्रिय होगा, ठीक है, बच्चा एक्टिव होगा, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास और मंचचालक विकास जो है बहुत तेज़ी से हो पाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी हमारा एक पॉजिटिव चीज़ है। जो बच्चों को जो है उस प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है जीवन और पर्यावरण सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी सही चीज़ है। लेकिन पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कहता है जो हम आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बच्चों पर बोझ डालेंगे, और ये बोझ डालना ये गलत चीज़ है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रगति पत्रक को भरना, नंबर 2 बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, नंबर 3 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, और ऑप्शन नंबर 4 है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होता क्या है? निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसके द्वारा हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कुछ सिखाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को कितना सीखा, बच्चा उस चीज़ को सीखने में बच्चे को कहाँ पे कठिनाई आ रही है, बच्चे में कहाँ पे कमी आ रही है, बच्चे कहाँ रुचि नहीं ले रहे हैं, तो कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, मतलब उसके उस सीखने में कहाँ पे कमी रह गई, उस चीज़ की पहचान करने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो ये हमारा सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों की पहचान करने के लिए हम लोग जो है निदानात्मक परीक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा गणित की आगमन विधि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर 2 उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर 3 अमनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 याद करने पर आधारित। तो गणित की आगमन विधि की जो विशेषताएं होती है वो होती है उदाहरण से नियम की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 उदाहरण से नियम की ओर गणित के आगमन विधि की विशेषता होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। नंबर 1 सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, नंबर 2 सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, नंबर 3 अधिकतर सूत्रों को याद करना, और नंबर 4 बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो है बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। अधिकतर सूत्रों को याद करना भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये नहीं होगा। सवालों के उत्तर की तकनीक में तकनीक में निपुणता हासिल करना भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो बच गया ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, जो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें